दो तरह से वैरी करता है, सीजन वाइज और दूसरा जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, है ना। ये हमने देखा था फिगर से। इसमें लिखना है varying length of day and night। लिखिए इसमें the axis of the earth, the axis of the earth is inclined to the plane of the ecliptic, to the plane of the ecliptic, ठीक है, at an angle of 66.5 डिग्री। इक्लिप्टिक क्या है? जिस ऑर्बिट में अर्थ मूव कर रहा है वो कैसा ऑर्बिट है? एलिप्टिकल ऑर्बिट, और उसका जो प्लेन है वही है प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक, है ना। जिस प्लेन में अर्थ मूव कर रहा है सन के चारों तरफ वही प्लेन है, वो सरफेस है। मान लीजिए अर्थ है यहाँ पे और इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में मूव कर रहा है, ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन जो हुआ वही हो जाता है प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक। तो जो एक्सिस है, अर्थ की जो एक्सिस है वो इक्लिप्टिक प्लेन से, है ना, वो इक्लिप्टिक प्लेन से, इक्लिप्टिक का प्लेन ये है और अर्थ ये 66.5 डिग्री पे है, 66.5 डिग्री पे अर्थ इंक्लाइन है, झुका हुआ है ना, इक्लिप्टिक प्लेन से। ओके, तो ये हमने देखा था। गिविंग राइज टू डिफरेंट सीजन एंड वैरिंग लेंथ। Giving rise to different season and varying length. Giving rise to different seasons and varying length of day and night, है ना। दो कारण, दो चीजें होती हैं इससे। एक तो सीजन का होना, है ना, डिफरेंट सीजन का होना, और दूसरी चीज कि डे और नाइट के लेंथ का वेरिएशन। ये दोनों चीजें इसी के कारण होती है ना, टिल्टिंग के कारण। अब इसके बाद देखिए, इफ द एक्सिस, इसके बाद लिखिए, इफ द एक्सिस, if the axis were perpendicular, if the axis were perpendicular to this plane, if the axis were perpendicular to this plane, all parts of the globe would have equal days and night. All parts of globe would have equal day and night. Equal day and night। अगर ये परपेंडिकुलर होता है, कल मैंने बताया था ना, जो हमने फिगर देखा था
उसमें एक्सिस टिल्टिंग होने के कारण जब सनराइज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे होता है और अर्थ के टिल्टेड होने के कारण, एक्सिस के टिल्टेड होने के कारण क्या होता है, ये पार्ट जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, है ना, देखिए यहाँ पे ये डार्क फेज था, हमने कल देखा था डार्क फेज था, है ना। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री पे समर का दिखा रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 23.5 डिग्री पे सन होता है वर्टिकल, उस केस में समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी अगर बात करें तो इक्वेटर से पोल की तरफ डे और नाइट का लेंथ वैरी करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए इक्वेटर के पास, है ना, ये नाइट है और ये डे है। डे बड़ा है क्योंकि समर में डे बड़ा होता है, नाइट छोटा है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं डे नाइट और छोटा होता जा रहा है, डे और बढ़ता जा रहा है, नाइट और छोटा होता जा रहा है, डे और बढ़ता जा रहा है, नाइट छोटा होता जा रहा है, डे बढ़ता जा रहा है ना। लेंथ यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, ये डार्क फेज है, ये ब्राइट फेज है, ये डे वाला फेज है और ये नाइट वाला है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए नाइट, ये नाइट है, छोटा है डे से क्योंकि समर में ऐसा ही होता है। और आगे बढ़ेंगे तो नाइट और छोटा हो गया, डे और बढ़ गया, फिर नाइट और छोटा हो गया, डे और बढ़ गया, फिर नाइट छोटा हो गया, डे बढ़ गया, नाइट छोटा, डे बढ़ और ज्यादा बड़ा, ऐसे करते करते नाइट बहुत ही छोटा हो जाता है। यानी अगर ये टिल्टेड नहीं होता, अगर ये एक्सिस टिल्टेड नहीं होता, अगर ये सीधा रहता, ऐसे देखिए, अगर ये एक्सिस टिल्टेड नहीं होता, झुका हुआ नहीं रहता, अगर ये सीधा रहता, तो यहाँ देखिए जितना डे है उतना नाइट है, जितना नाइट है उतना डे है, जितना नाइट है उतना डे है, जितना नाइट है उतना, भले ही दोनों का लेंथ इक्वल हो रहा है, दोनों का लेंथ क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जितना लेंथ जितना नाइट है उतना ही डे है, जितना नाइट है उतना ही डे। अगर ये एक्सिस सीधा रहता, है ना, ये एक्सिस, अर्थ का एक्सिस अगर सीधा रहता तो ग्लोब के हर पार्ट पे इक्वल डे एंड नाइट का, डे और नाइट का जो लेंथ है वो इक्वल रहता। इफ द एक्सिस वेर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मतलब सीधा मतलब परपेंडिकुलर, है ना, जिस एक्सिस पे अर्थ घूम रहा है ना, जिस एक्सिस पे जिस प्लेन पे अर्थ घूम रहा है उसके अगर परपेंडिकुलर होना, यानी सीधा एक्सिस होता, तो ऑल पार्ट्स ऑफ ग्लोब वुड हैव इक्वल डे एंड नाइट, इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। लेकिन चूंकि ये टिल्टेड है और टिल्टेड के कारण ये डे और नाइट का लेंथ, जब हम डे और नाइट के लेंथ के में जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाता है जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। समझ में आया अपराजिता? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही बड़े, मतलब शुरुआत का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अभी का, है ना। उसके बाद लिखिए have equal day and night at all the times of the year, at all the times of year, all the times of year, ठीक है। but we know this is not true, but we know this is not so, ये लिखा है, ये तो पहले से ही पिछले क्लास में लिखा था मैंने, और ये बट दिस इज नॉट सो। इसके बाद लिखेंगे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, in the northern hemisphere, in the northern hemisphere in winter,
इन विंटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर कब होगा? जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल होगा, है ना। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन विंटर, यानी दिसंबर के टाइम में, है ना, दिसंबर के टाइम में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल होता है 22 दिसंबर के आसपास। As we go northward, as we go northward, क्या होगा? हम नॉर्थवर्ड जब जाएंगे यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जब जाएंगे तो क्या होगा? दिन और भी छोटा होता चला जाएगा, रात बड़ी होती चली जाएगी, है ना। नॉर्थवर्ड द आवर्स ऑफ डार्कनेस स्टेडली इंक्रीजेस, यानी रात की लंबाई और भी बढ़ती जाएगी। विंटर में रात लंबा होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो रात लंबा होगा दिन से, है ना, रात की लंबाई ज्यादा होगी दिन से। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलते जाएंगे तो ये जो लंबाई है रात की वो और भी बढ़ती जाएगी, यानी आवर्स ऑफ डार्कनेस, आवर ऑफ डार्कनेस मतलब रात्रि के घंटे, मतलब अंधेरा में जितने घंटे अंधेरा रहे, है ना, वो और भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नॉर्थवर्ड द आवर ऑफ डार्कनेस, द आवर्स ऑफ डार्कनेस steadily increases, steadily increases, है ना, वो इंक्रीज होता रहेगा। जैसे कि हमने कल देखा था फिगर से, उसी को बस लिखवा रहा हूं यहाँ पे, steadily increases at the Arctic Circle, at the Arctic Circle, ये समझ में आ रहा है ना? कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे ही और नॉर्थवर्ड जाएंगे इक्वेटर पोल की तरफ तो रात का लेंथ बढ़ता चला जाएगा। और जब आर्कटिक सर्किल पे पहुंचेंगे, यानी आर्कटिक सर्किल कहां पे है? 66.5 डिग्री। एट द आर्कटिक, एट द आर्कटिक सर्कल, at the Arctic Circle, the sun never rises. The sun never rises. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि सन कभी भी राइज नहीं करेगा, यानी पूरे विंटर आर्कटिक सर्कल पर या उससे ऊपर सन राइज नहीं करेगा। इसका मतलब जितने दिन तक विंटर होगा तब तक वहां पे रात होगी, यानी रात की लंबाई विंटर का जो भी लेंथ है, 2 महीना 4 महीना 3 महीना, 4 महीना होता है ना जनरली, 3 से 4 महीने, तब तक वहां पे नाइट ही होगा आर्कटिक सर्कल पे पहुंचेगा। और जब पोल पे पहुंचेगा तो 6 महीना वो पीरियड हो जाएगा, पूरे विंटर नाइट रहेगा पोल पे, पूरे 6 महीना नाइट रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है और विंटर में क्या होता है? रात लंबी होती है दिन से। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल और नॉर्थवर्ड जाएंगे वो रात और भी लंबी होती चली जाएगी, है ना, दिन और छोटा होता चला जाएगा, है ना। जो हमने देखा था, क्या था वो फिगर? ये था, ये फिगर था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को, यानी विंटर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो सन कहां पे वर्टिकल होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। और यहाँ पे विंटर होता, यहाँ पे ये लाइट पड़ेगा, है ना। और ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये डे वाला पार्ट है, ये नाइट वाला पार्ट है, ऐसा ही था ना। ये पूरा डे वाला पार्ट है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? ये देखिए, ये इक्वेटर है,
है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, रात का लेंथ बड़ा है कि नहीं, रात का लेंथ बड़ा है। कहीं भी इक्वेटर से स्टार्ट करें, इक्वेटर में रात का लेंथ कितना है डे का, तो नाइट का लेंथ कितना है, कितना है, बड़ा है कि नहीं। उसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो ये लेंथ डे का कितना है, नाइट का लेंथ बड़ा है, तो डे का लेंथ छोटा होता जा रहा है, छोटा होते होते जब हम यहाँ पे आर्कटिक सर्कल पे पहुंचेंगे लगभग, तो पूरे विंटर ये जो लेंथ है, ये पूरे विंटर मतलब पूरे विंटर सनराइज नहीं होगा, यानी पूरे विंटर क्या रहेगा, नाइट रहेगा। और जैसे ही पोल पे पहुंचेंगे तो वो नाइट 6 महीने का हो जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए नेवर राइजेस, ये याद रखिएगा। एंड देयर इज डार्कनेस फॉर द होल डे in mid winter on 22 December beyond the Arctic Circle। और आपका नॉर्वे आर्कटिक सर्कल पे है ना। सन नेवर राइजेस एंड देयर इज डार्कनेस फॉर द होल डे। Darkness for the whole day in midwinter on 22 December। देखिए होता क्या है ना, आर्कटिक सर्कल में क्या हो जाता है, 24 घंटा के लिए दिन ही हो जाता है। आर्कटिक सर्कल पे जब पहुंचते हैं तो पूरे 24 घंटा सिर्फ दिन ही होता है, यानी और खासकर 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होता है, पूरे दिन रात रहती है, रात रहती है ना। मतलब पूरे 24 घंटे रात होती है, सनराइज ही नहीं करते एक दिन के लिए, पूरा 22 दिसंबर पूरा अंधकार रहेगा। ये विंटर का है। लेकिन जब समर होगा तो उसी समर में क्या होगा कि पूरे 24 घंटा क्या रहेगा, दिन रहेगा। ये आर्कटिक सर्कल में पड़ता है नॉर्वे, है ना। और नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट कहा जाता है, क्योंकि वहां 12 बजे रात को भी सूर्य उगा रहता है गर्मी में। ठंड में उल्टा होता है, ठंड में पूरे 24 घंटा ही लाइट नहीं रहती है ना। तो ये सिचुएशन आता है, इसको याद रखिएगा। जो 22 दिसंबर को क्या रहता है, पूरा दिन ही डार्क रहेगा, है ना। और इसके ऊपर जाएंगे ना तो ये दिन से भी ज्यादा बढ़ता जाता है। ये 22 दिसंबर को तो एक दिन पूरा डार्क हुआ, और आर्कटिक सर्कल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, 22 दिसंबर की अगर बात करेंगे तो और वो दिन बढ़ता जाएगा। मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 2 दिन, उससे ऊपर जाएंगे तो 3 दिन, उससे ऊपर जाएंगे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे डार्कनेस रहेगा। पोल पे जाएंगे तो 6 महीना डार्कनेस रहेगा, समझ रहे। तो आर्कटिक सर्कल तक आते आते एक दिन का हो जाता है पूरा डार्कनेस पूरा, और उस दिन आते आते 22 दिसंबर हो जाता है ना। तो आर्कटिक सर्कल पे 22 दिसंबर के आसपास पूरा एक दिन पूरा डार्क रहता है। और उससे आगे बढ़ेंगे तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन पूरा विंटर ही लगभग आपका डार्क रहेगा। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो पूरा 6 महीना ही डार्क रहेगा समर के टाइम में, है ना। और विंटर के टाइम में, और समर के टाइम में उल्टा होगा। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल beyond the Arctic Circle the number of days the number of days the number of days with complete darkness increases with complete darkness increases
complete darkness increases until we reach the north pole, until we reach the north pole 90 degree, where when half the year will have darkness, when half the year will have darkness. समझ रहे हैं कैसे हो रहा है? इक्वेटर से हमने चला है ना, इक्वेटर से चले, विंटर की बात हो रही है, अभी विंटर की बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है ना, इक्वेटर से चले तो विंटर में तो ऐसे भी पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, तो विंटर में ऐसे भी दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, लेकिन कुछ घंटों का ही, इक्वेटर के पास कुछ ही घंटों का डिफरेंस रहेगा, या आधा घंटा है या 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन इक्वेटर से जैसे ऊपर गए तो वो डिफरेंस और बढ़ गया है ना, 2 घंटे का होगा, उससे ऊपर गए फिर 4 घंटे का डिफरेंस आ गया है ना, फिर उससे ऊपर गए 6 घंटे का डिफरेंस आ गया है ना। इसका मतलब कि 14 घंटे आपका नाइट हो गया, और 10 नहीं 16 घंटे नाइट हो गया, 8 घंटे आपका डे हो गया। ऐसे ऐसे चलते गए और डिफरेंस बढ़ता गया, फिर 17 घंटे का नाइट हो गया, 18 घंटे का नाइट हो गया, 20 घंटे का नाइट हो गया। जब आर्कटिक सर्कल पे पहुंचे है ना, लगभग कब 22 दिसंबर के आसपास खासकर है ना, क्योंकि 22 दिसंबर के पास मिड विंटर होता है ना, मिड विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो आर्कटिक सर्कल के पास पहुंचे तो जो नाइट था उसका लेंथ हो गया 24 घंटा, पूरा दिन अंधकार ही रहा, पूरा 24 घंटे अंधकार ही रहा है ना। और उसके ऊपर गए तो और भी वो बढ़ता गया, एक दिन 2 दिन, 2 दिन अंधेरा रहा, उसके ऊपर गए तो 3 दिन अंधेरा रहा, ऐसे बढ़ता गया। और जब पोल के पास पहुंचे मिड विंटर में 22 दिसंबर के आसपास, तो क्या हुआ, पोल के पास 6 महीना अंधेरा ही था, मतलब पूरे आधा साल वो अंधेरा रहता है। ऐसे होता है घटना, और क्यों होता है मैंने दिखाया था आपको फिगर से, तो ये दिमाग में रखना। और इसी का उल्टा होगा समर में है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है समर में, सिर्फ एक लाइन लिख लेना है कि इन समर द कंडीशन आर एग्जैक्टली रिवर्स, इन समर कंडीशंस आर एग्जैक्टली रिवर्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ पे लेकिन एक याद रखेगा, समर में, इन समर द एरिया बियॉन्ड आर्कटिक, बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल कितने पे है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। In summer the area beyond Arctic Circle is known as land of midnight sun। 24 घंटे से ज्यादा वहां पे समर में क्या होगा, उल्टा होगा, समर में 24 घंटे से ज्यादा डे होगा वहां पे, यानी सन प्रेजेंट होगा 24 घंटे से ज्यादा बियॉन्ड आर्कटिक, और इसलिए वहां पे क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी रात को 12 बजे भी सन रहेगा। तो मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें नॉर्वे का समर का था वो वीडियो है ना, मिड समर का था, वहां दिखा था क्या कि रात में 12 बजा हुआ है और पूरा सन खिला हुआ है ना। तो दुनिया जैसा हमें अभी दिख रहा है क्योंकि हम इस पार्ट में है, वैसा है नहीं, कई जगह चेंजेस हो जाते हैं ना, इसी धरती पे ही कई सारे बदलाव हैं। और कैसा एक्सपीरियंस होगा आपको, पूरा
सन डूब ही नहीं रहा है, तो उनको ऐसा कुछ करते हैं, अंधेरा घर बना लेंगे, है ना, सोएंगे, ये सोना जरूरी है, उधर तो सोना जरूरी है ना, लेकिन सन है तो फीलिंग नहीं आता है सोने का, है ना, उस तरह नहीं लगता है कि हाँ चलो रेस्ट करना है, तो लोग क्या करते हैं उस तरह से बना लेते हैं, अंधेरा डार्क बना लेते हैं, है ना, और उस तरह से। तो दुनिया जो है ना डिफरेंट है, धरती पे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें हैं, और ज्योग्राफी वहाँ की वैसी है। ठीक है, एग्जाम्पल में नॉर्वे भी लिख सकते हैं आप, नॉर्वे को कहा जाता है मिडलाविसन। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ये हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की, साउदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट उल्टा हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, जब वहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, उल्टा हो जाएगा सब। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट लिखना है आपको, इसमें ऐसे लिखे नेक्स्ट पॉइंट, इन द कोर्स ऑफ ईयर, in the course of a year, in the course of a year, the earth revolution round the sun, the earth revolution round the sun, the earth's revolution round the sun with its axis inclined excessively to the plane of ecliptic changes the apparent altitude of midday sun, ऐसे लिखिए, around the sun changes the apparent altitude of midday sun, altitude of midday sun. The sun is vertically overhead at the equator on 2 day. रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, सन का जो अपरेंट एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है ना, वो चेंज होता रहता है ना, कभी सन इक्वेटर पे रहेगा, इक्वेटर के सामने रहेगा, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, है ना। तो इसमें लिखेंगे द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट सॉरी हाँ, द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर ऑन 2 day, द सन इज vertically overhead on equator, vertically overhead at the equator on 2 day, इक्वेटर पे 2 बार रहता है ना, इक्वेटर के ऊपर, at the equator on 2 day each year, on 2 days each year, कौन कौन, 21 मार्च, हाँ, एंड 23 सितंबर। 21 March and 23 September, 21 March and 23 September.
डेट बदल भी सकता है, क्यों बदल सकता है? एग्जैक्ट इसी डेट, हाँ लीप ईयर में बदल जाएगा, क्योंकि 365 को जरूरी नहीं है कि 365 ही एग्जैक्ट हो, है ना। ठीक है, और इन दोनों डे को क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्सेस। These 2 days are called equinoxes. These 2 days are called equinoxes. Equinoxes, meaning equal nights and days. Meaning equal nights meaning equal days and nights. Equal days and nights. हर पार्ट्स, है ना, दुनिया का हर भाग में इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। उसके बाद लिखिए, आफ्टर दैट, आफ्टर द मार्च इक्विनॉक्स, जो कल समझाया वही लिखवा रहे हैं। आफ्टर द मार्च इक्विनॉक्स, यानी 21 मार्च, the sun approaches, the sun approaches north, northward, approaches northward and reached at Tropic of Cancer on 21st June. This is known as summer solstice. 21 जून को यहाँ आ जाएगा, और this is known as summer solstice. This is known as summer solstice, है कि नहीं? उसके बाद और at this day, on this day, northern hemisphere have longest day and shortest night. इसी दिन होता है shortest night. Solstice, SOLITICE, solstice, solstice, SOLSTICE. Oh. SOLSTICE, solstice. आई नहीं है शायद, सोल्स्टिस है ना, सोल्स्टिस।
उसके बाद ऑन अबाउट 22nd December the sun will be overhead at Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. This is the winter solstice. This is called winter solstice. ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद एक लाइन यहाँ पे लिखिए, द ट्रॉपिक, बोलिए वन, एक दो लाइन और इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये हो जाएगा। देखिए उसके बाद लिखिए, द सन नेवर ओवरहेड, द सन will will be never overhead beyond beyond the tropics, beyond the tropics, tropics मतलब बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर तो नहीं जाता है सब ना, कभी ओवरहेड नहीं होगा, इसी के बीच में रहेगा ओवरहेड। हाँ, इसीलिए ट्रॉपिक्स के अंदर ही सीजनल चेंज होता है। ट्रॉपिक्स का मतलब ही होता है ना, द ट्रॉपिक दस मार्क द लिमिट्स ऑफ सच रीजन्स, यानी ये जो ट्रॉपिक्स है, such reasons are marked by distinct seasonal changes, are marked by distinct seasonal changes। इसीलिए जो ट्रॉपिक्स के अंदर है वहीं पे सीजनल चेंज आपको दिखेगा ज्यादातर, नहीं तो ट्रॉपिक से बियॉन्ड जाएंगे तो ठंड ही ठंड रहता है ज्यादातर, है ना। ट्रॉपिक्स के अंदर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सीजनल चेंज होता है, यही कारण है, क्योंकि सन ओवरहेड यहीं तक रहता है, उसके बाद सन जाता नहीं है, ओवरहेड नहीं होता। ओवरहेड मतलब एकदम सीधा पड़ना, सूर्य की रोशनी एकदम सीधी पड़ना है ना, तो सन ओवरहेड कभी होता नहीं है। ये बोलते हैं ना कि 12 बजे दिन को नून को सन ओवरहेड हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रॉपिक्स के बीच में ही, ट्रॉपिक के बियॉन्ड नहीं जाता है सन, ओवरहेड कभी नहीं होता है ना। तो इसलिए ट्रॉपिक्स में ही आपको सीजनल चेंज वेरिएशन दिखता है ना, ज्यादा गर्मी बरसात जो बोलते हैं, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर तो आपको ज्यादातर ठंडा ही प्रदेश आपको रहेगा, है ना। वहाँ पे गर्मी समर भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर भी रहेगा ना, तो वहाँ पे ठंड उतना
गर्मी नहीं पड़ेगी, उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। और आर्कटिक से ऊपर तो बर्फ जम, मतलब आर्कटिक से ऊपर तो हमेशा ठंडी रहता है, भले सन दिखेगा समर में, क्योंकि समर में वो डे का लेंथ बढ़ता जाएगा तो समय सन खूब दिखेगा, लेकिन गर्मी नहीं पड़ेगी, ठंडी रहेगा आर्कटिक के बियॉन्ड भी, क्योंकि कभी भी ओवरहीट नहीं होता स्लैंट। इसका रीजन क्या है ठंड और गर्म होने का? जब जब सन ओवरहेड होता है तो उसका जो रेज है वो सीधा पड़ता है, तो हीटिंग ज्यादा होती है। यही कारण है ट्रॉपिक्स में गर्मी के सीजन में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है ना, क्योंकि समर क्या होता है, सीधा होता है, उसका रेज सीधा पड़ता है, और जितना रेज सीधा पड़ेगा उतना ही ज्यादा हीटिंग होगा, क्योंकि हीटिंग डिपेंड करता है कितना सरफेस एरिया पे वो पड़ रहा है। अगर कम सरफेस एरिया पे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ता है तो वहां पे हीट ज्यादा होता है। लेकिन जब ट्रॉपिक के उधर क्या होता है ना, क्योंकि सन उधर जाता नहीं है, ओवरहेड होता नहीं है, सन का जो लाइट है वो स्लैंट तिरछा पड़ता है, तो जब सन का लाइट तिरछा पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करेगा, उतना ही हीट, उतना ही सन का रेज ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करेगा जब वो तिरछा पड़ेगा, है ना। और यही कारण है कि उधर उतना हीटिंग नहीं हो पाता है ना। इक्वेटर, ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सन इसी के बीच में रहता है, तो मान लीजिए यहाँ भी है सन, तो ओवरहेड रहेगा, इसके इधर जो एरिया है वहां पे सन जाता नहीं, तो सन का रेज हमेशा क्या होगा, तिरछा पड़ेगा इन सारे एरिया पे, खासकर आर्कटिक सर्कल से ऊपर तिरछा पड़ेगा, तो हीटिंग उतना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सीधा पड़ रहा है, सीधा पड़ रहा है मतलब छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा रेज, बहुत ज्यादा फोटॉन्स, और उसके कारण हीटिंग बहुत ज्यादा होगी। यही कारण है कि ट्रॉपिक्स में गर्मी पड़ता है, समर के सीजन में गर्मी पड़ती है और विंटर के सीजन में उतना ही ठंड पड़ेगा, है ना, यही कारण है। लेकिन उधर जब जाएंगे ना टेम्परेट रीजन या उसके ऊपर, तो उतना ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा सीजन में, ज्यादातर ठंडी रहेगा, है ना, यही कारण है हीटिंग का। सारी चीजों को समझिए, ये साइंटिफिक है पूरा। इसीलिए ना टेम्परेट बोलते हैं, ट्रॉपिक से ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं जनरली, टेम्परेट। क्यों, टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट रीजन आगे पढ़ेंगे हम लोग ज्योग्राफी में, कैसे रीजन को डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, है ना। ट्रॉपिकल फिर सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल को भी आप बोल सकते हैं हॉट टेम्परेट, और उसके ऊपर जो है वो कोल्ड टेम्परेट, है ना। तो टेम्परेट मतलब होता है माइल्ड क्लाइमेट, माइल्ड कंडीशन। ट्रॉपिक मतलब होता है एक्सट्रीम कंडीशन। टेम्परेट मतलब कि ठंड आएगा तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगा, गर्मी आएगी तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगा, इसको कहते हैं टेम्परेट, है ना। माइल्ड रहेगा, ठंडा भी उतना ही रहेगा, गर्मी भी उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम आर्कटिक की तरह बहुत ठंडा पड़ रहा है, या फिर इक्वेटोरियल ट्रॉपिक की तरह बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। टेम्परेट में क्या होगा, माइल्ड होगा हर चीज। जो भी कंट्रीज टेम्परेट में आते हैं वहां पे ठंडा और गर्म दोनों माइल्ड होता है। माइल्ड, टेम्परेट का मतलब है माइल्ड, तो टेम्परेट रीजन में माइल्ड होगा। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है एक्सट्रीम, जैसे समर आएगा तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जैसे इंडिया, है ना, ट्रॉपिक में है, तो समर आता है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और विंटर आता है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, एक्सट्रीम पे चला जाता है। और इसीलिए सीजनल वेरिएशन सबसे ज्यादा ट्रॉपिक्स में होता है, क्योंकि सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक्स में, है ना, और उसके कारण हीटिंग के कारण, और जब विंटर आएगा तो हीटिंग नहीं होगी, तो उसके कारण मतलब सीजनल का वेरिएशन बहुत ज्यादा ट्रॉपिक्स में ही आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेट में नहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। टेम्परेट माइल्ड होता है, एक जैसा मौसम लगभग रहेगा, ना ज्यादा ठंड पड़ेगी ना ज्यादा गर्मी पड़ेगी। और आर्कटिक से उधर जाएंगे तो वहां तो सन का रेज बहुत ही स्लैंट हो जाता है, वहां तो समर के केस में भी विंटर होता है, वहां तो हमेशा ठंड पड़ता रहता है आर्कटिक वाले रीजन में, है ना। तो ऐसे ध्यान में रखना है। तो क्या लिखा हमने कि ट्रॉपिक्स में ही जो एरिया है ट्रॉपिक्स में, सच रीजन्स आर मार्क्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल चेंजेस। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सन जो है ओवरऑल ट्रॉपिक्स के बीच में ही है, उसके बियॉन्ड नहीं हो रहा है।
उसके बाद बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल बियॉन्ड क्या होगा, बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल किधर है, साउथ में, अंटार्कटिक सर्कल जैसे ऊपर में नॉर्दर्न में आर्कटिक सर्कल है 66.5 पे, उसी तरह साउथ में 66.5 पे अंटार्कटिक सर्कल है। उसके बियॉन्ड क्या होगा, उसके बियॉन्ड वेयर डार्कनेस लास्ट फॉर 6 मंथ, वेयर डार्कनेस लास्ट फॉर 6 मंथ and daylight is continuous for the remaining half of the year, where darkness lasts for 6 months, it is always cold, it is always cold, ये कोल्ड और हॉट होता है सन के रेज से, ऑलवेज कोल्ड, वहां सन का रेज कभी भी पहुंच ही नहीं रहा है, बहुत ही स्लैंट तिरछा पहुंच रहा है, बहुत ही तिरछा है ना। 6 महीना तो 6 महीना नहीं, मतलब पोल पे 6 महीना हो जाता है, उसके पहले मतलब मान के चलिए मैक्सिमम टाइम या तो दिन रहेगा समर में, समर में क्या होगा, समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेगा 6 महीने तक, यानी लंबा समय तक आपको दिन मिलेगा, है ना, और विंटर में लंबे समय तक नाइट मिलेगी, यानी 6 महीने। तो दिन समर में के केस में भी जिसमें दिन होगा जहां सनलाइट पहुंच रहा है, लेकिन तब भी गर्म नहीं होगा, तब भी वो ठंडा ही रहेगा, इसलिए बर्फ जमा रहता है ना, क्योंकि दिन होता है, दिन रहता है 6 महीने का या उससे कम का, लेकिन फिर भी जो रे पहुंचता है स्लैंट पहुंचता है, तिरछा पहुंचता है, तो उतना वो हीटिंग नहीं कर पाता, इसलिए वहां पे ऑलवेज कोल्ड होगा। ठीक है, तो ये समझ, इसको समझाने का दिक्कत वो नहीं ना कि समर में क्यों हीटिंग होती है। समर में जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, यानी सन आसपास ही है, इक्वेटर के आसपास है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, तब भी उसका रेंज कहीं ना कहीं वर्टिकली आ रहा है ना। 21 जून को पहुंचता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे पहले तो इधर ही रहेगा इंडिया के आसपास या कहीं भी रहेगा, जहां भी रहेगा वो गर्मी करेगा, और 21 जून को ऐसा माना जाता है कि गर्मी का थोड़ा अंत होता है, नहीं होता है थोड़ा बहुत, मतलब गर्मी लौटने के कगार पे है ना, 1 जून के बाद लौटने लगता है, फिर इक्वेटर के पास 23 सितंबर तक पहुंचता है, थोड़ा बहुत गर्मी रहती है, 23 सितंबर को वो इक्वेटर से नीचे जाने लगता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या स्टार्ट हो जाता है, विंटर, हम बोलते हैं ना कि अब विंटर आ गया, तो ध्यान रखना है, तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब और कुछ इधर बचा, नहीं कुछ नहीं बचा है, तो सीधे हम उस चैप्टर पे चलेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे, है ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे चलेंगे और उसको समझेंगे, उसके बाद अर्थ क्रस्ट जो चैप्टर होगा, तो पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन कंसेप्चुअल आता है यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, मेंस में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा।
एम्बुलेंस में डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देगा स्टेटमेंट डाल के, क्लियर है तो हो जाएगा सही। ज्योग्राफी डिपेंड करता है, जब हम देते थे तो 10-10 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा था 50 मार्क्स का, 200 में से 250 में से 50 मार्क्स का ज्योग्राफी से पूछा, कभी 40 मार्क्स का, कभी 60 मार्क्स का, ऐसे करके पूछता है ज्योग्राफी से। जीएस पेपर 1 का पार्ट है ना, जीएस पेपर 1 में मेन पार्ट क्या है, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, कल्चर है, सोसाइटी है ना, और ज्योग्राफी है, ओके, और कुछ है आई है इसमें पेपर 2 में। हाँ तो यही है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, उसमें ज्योग्राफी 50 मार्क्स का रहता है। लेकिन वो ज्योग्राफी थोड़ा सा अलग पूछता है, वो अगर ये पूछेगा ना कि सीजन जो चेंज होता है तो पूछेगा सीजन चेंज होने से क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के लाइफ पे, अर्थव्यवस्था पे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं कि बोलेगा कि समझाइए सीजन चेंज हो रहा है अर्थ, मतलब अप्लाइड ज्योग्राफी ज्यादा पूछता है ना मेंस में। तो हम देखेंगे क्वेश्चन आगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और अभी तो पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स में भी पूछेगा और बेसिक रहेगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। ज्योग्राफी में जो आएगा मेंस में बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप बता पाएंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, सबसे पहले समझते हैं फिर लिखेंगे चीजों को, है ना। सबसे पहले इनका रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, है ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ और है क्या ये ग्लोब। ऐसे समान दिखा रहे थे ना, इधर झुका हुआ था, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ रहा था शंकर, ऐसे झुका हुआ था, और इतना इतने पार्ट में डार्कनेस था, इतने पार्ट में वो था। अब इसको घूमेगा तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, इसलिए जैसे जैसे वो जाते हैं ऊपर की ओर वो होता रहता है, समझ में डे बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, आपने देखा होगा ग्लोब पे बहुत सारे लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस भी हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, है ना, कई सारे लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस भी हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं। और इन्हीं दोनों को मिलाकर किसी भी प्लेस का लोकेशन पता किया जाता है कि इतने डिग्री लैटिट्यूड और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई प्लेस है, जैसे इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर, है ना, लॉन्गिट्यूड। तो 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब क्या हुआ, 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, इसका मतलब वो एंगुलर पोजीशन बताता है, यानी इक्वेटर से कितना दूर है, दूरी बताता है इक्वेटर से, एंगुलर डिस्टेंस कितने एंगल पे है। जैसे कोई पोजीशन है यहाँ पे और इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे है वो पोजीशन, ये बताता है आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये एंगुलर पोजीशन बताता है कि कहाँ पे है, एंगुलर डिस्टेंस बताता है कि वो जगह कहाँ पे है, इससे ये पता चलता है कितने लैटिट्यूड पे है और कितने लॉन्गिट्यूड पे है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है। जीरो मेरिडियन से जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उससे कितना दूर है, और 0 डिग्री से लॉन्गिट्यूड से वो कितना डिस्टेंस है, दोनों का जो, जैसे देखिए जैसे कोई प्लेस है ना,
अब इसको मार्क करना, क्योंकि गोल है, पृथ्वी गोल है, तो हम डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं कि कहां से डिस्टेंस ले रहे हैं। एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, तो ये जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, एक ऐसा लाइन लिया जाता है और एक ऐसा लाइन लिया जाता है ना। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, जिसे इक्वेटर कहते हैं, अभी बताएंगे, बीच में। और उसी तरह यहाँ तो बीच में डिसाइड कर लिए, लेकिन यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कौन है बीच में, सारा पोजीशन बीच में कहीं होगा। तो लंदन से वो लाइन गुजरता है, उसी को बोल दिया 0 डिग्री है, क्योंकि लंदन में पहली बार स्टडी हुआ था। क्योंकि ग्लोब पे सारा पोजीशन तो इक्वल है ना, किसी को थोड़ी बोल सकते हैं ये बीच का पोजीशन है। स्फीयर पे आप किसी भी लाइन को थोड़ी बोल सकते हैं ये बीच का लाइन है, तो सारा लाइन कोई भी बीच का लाइन हो सकता है, किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन जो लंदन से, देखिए यहाँ पे लंदन है ना, यूरोप, यहाँ पे आइसलैंड, हाँ यहाँ यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये देखिए ये बड़ी सी लाइन है, ये लाइन जो गई इसी को बोल दिया, क्योंकि सारे लाइन कहीं भी ले सकते थे, लेकिन ये लाइन को हम ले लिए 0, क्योंकि स्टडी वहीं स्टार्ट हुआ था, ग्रीनविच जो जगह है, तो इसको मान लिए 0 डिग्री। अब आसान हो गया हमारे लिए किसी भी प्लेस को बताना। जैसे इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है ना, जो इंडिया है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर कितना है 68 डिग्री है ना, 68 से 95 ऐसा 68 डिग्री मान लेते हैं, और इधर है 8 डिग्री, है ना। या कोई पटना है, तो पटना का कोई पोजीशन होगा, है ना, पटना का कोई पोजीशन होगा, ये होगा मान लीजिए 16 डिग्री, 16 डिग्री 16 डिग्री लैटिट्यूड और 72 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन दे देगा ना, क्योंकि 16 डिग्री मतलब हर लाइन 1 डिग्री बताता है, तो 16 लाइन खींच दिए, 16 लाइन खींच देंगे तो वहां पे पटना, है ना, यानी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। लेकिन इस लाइन पे कहाँ, ये कौन बताएगा, ये लॉन्गिट्यूड बताएगा, है ना, कहाँ पे 72 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री है, हर लाइन 1 डिग्री पे होगा। ऐसे करते करते 72 लाइन जब खींचेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो पोजीशन होगा वही होगा पटना, है कि नहीं। तो किसी भी जगह के पोजीशन को ग्लोब पे एग्जैक्ट दिखाने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जरूरत पड़ता है, क्योंकि एक से नहीं होगा, अभी मैंने बताया एक से नहीं होगा, क्योंकि पटना है, तो पटना अगर बता दिए कि 16 डिग्री लॉन्ग लैटिट्यूड पे है, 16 डिग्री लैटिट्यूड पे है, नॉर्थ लैटिट्यूड पे, तो 16 डिग्री पे तो पहुंच जाएंगे, एक लाइन 1 डिग्री बताता है, लेकिन उस लाइन पे कहाँ पे है, 16 डिग्री लाइन तो ये है हुआ लैटिट्यूड, उस लाइन पे कहाँ पे, तो इसलिए फिर लैटिट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी कि 72 डिग्री लैटिट्यूड पे है। तो जब 72वां जो लाइन जाएगा और जहाँ पे कट होगा 16 वाले को, वही एग्जैक्ट होगा पटना, ये होता है ना। और ये क्या बताता है, ये एंगुलर डिस्टेंस जो सेंटर है उससे एंगुलर डिस्टेंस कितने एंगल पे है ये बताएगा, कितना दिन कितना लॉन्गिट्यूड और कितना लैटिट्यूड। तो हमेशा जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है वो एंगुलर डिस्टेंस होता है, समझ में आ रहा है क्यों होता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बस अभी समझा रहे हैं, लिखाने का काम बाद में करेंगे। तो ये समझ गए हम लोग कि क्यों हमें जरूरत पड़ी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, मैथमेटिकल लोकेशन चाहते हैं, किसी भी प्लेस का मैथमेटिकल लोकेशन चाहते हैं कि भाई कितना डिग्री पे है, उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बताएंगे कैसे कैलकुलेट होता है ना, जब हम लोग पढ़ लेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड क्या है, पैरेलल कॉन्सेंट्रिक लाइंस, पैरेलल कॉन्सेंट्रिक लाइंस enclosing the earth is called latitude। है कंसेंट्रिक लाइंस है कि नहीं, कंसेंट्रिक लाइन समझते हैं,
पैरेलल लाइन, सर्कल, सर्कल जब दो सर्कल पैरेलल होता है उसको कंसेंट्रिक कहते हैं। जब आप ग्लोब पे देखेंगे इन सारे लाइंस को, जब ऊपर से देखेंगे इस ग्लोब पे एक लाइन, उसके पैरेलल में दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा पैरेलल में, उसको कहते हैं कंसेंट्रिक लाइंस। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है? कॉन्सेंट्रिक लाइंस है विच आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब, इमेजिनरी लाइन, कोई ड्रॉ नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं, है ना, हमने इमेजिन किया है कि कंसेंट्रिक लाइंस है, कंसेंट्रिक लाइन सर्कल खींचे गए हैं और इसीलिए इसको, और ये चूंकि पैरेलल लाइंस है, पैरेलल सर्कल्स है, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें पैरेलल्स भी बोला जाता है। लैटिट्यूड को पैरेलल्स भी बोला जाता है, पैरेलल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे ना। तो कॉन्सेंट्रिक लाइन जो खींचा गया है वो है यहाँ, उसी तरह नीचे भी है, है ना, 0 डिग्री। अब देखिए हर डिग्री पे एक लाइन है, हर डिग्री पे कितने लाइन है? 1 लाइन। कितने लाइन होंगे टोटल? आपको पता है कि कोण कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री। ये एंगल है, ये 90 होता है, 90 डिग्री पे है ना। हर लाइन एक डिग्री पे एक लाइन खींचा हुआ है, एक डिग्री इसे मूव किए तो एक लाइन 2 डिग्री, इसीलिए तो एंगुलर पोजीशन बताता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगुलर पोजीशन क्यों बताता है? कि मान लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री लैटिट्यूड पे कोई है तो क्या बताएगा कि इक्वेटर से 1 डिग्री दूर है लैटिट्यूड में, कोई यहाँ पे है 66.5 डिग्री पे, तो बताएगा कि इक्वेटर से 66.5 डिग्री दूर है, दूर वाले एंगल पे है ना। तो हर लाइन एक एक डिग्री पे है, हर प्रत्येक डिग्री पे कितना है? एक लाइन खींचा हुआ है, तो कितने लाइन्स होंगे ऊपर में? और आपको पता है कि ये 90 पे है, तो टोटल कितने लाइन्स हो जाएंगे 90 को मिलाकर? 90 पे कोई लाइन नहीं है, 90 तो पॉइंट है, 0 से 90 के बीच में कितना? 90 है ही नहीं, पॉइंट है। 0 से अगर 90 अगर रहता तो 91 होता, लेकिन 90 है नहीं, तो कितना है? 90, 90 ऊपर और नीचे, नीचे भी 90, एक तो कॉमन है 0, 0 तो कॉमन है ना, ऊपर 90 और 0 इक्वेटर से लेंगे तो नीचे भी 90, लेकिन 0 कॉमन है तो 179 लाइन होता है, होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि 90 कोई लाइन नहीं है, 90 लाइन नहीं है ना, 90 कोई लाइन नहीं है, पॉइंट है, जाके वहां पे पॉइंट हो जाता है, लाइन सही नहीं होगा, और यहाँ भी पॉइंट हो जाता है। तो अगर 0 से हम 90 लेंगे कितना आएगा? 0 से 10 लेते हैं तो कितना आता है? 11, ठीक है, और इधर भी 0 से ले तो 11, तो 0 से 90 लेंगे तो 91, और इधर भी 0 से 90 लेंगे तो 91, कितना हुआ? 2, 182। लेकिन 90 ये 2 घटाए और एक ये घटाए, लेकिन एक तो रहने दिए, 2 ही घटाए ना, और एक इसमें कॉमन ले लिए तो 3 घटाए, 179 होना चाहिए। कितने लाइन? 180 होता है, 181 होता है लाइन। कैसे प्रूव कीजिए? बुक में क्या लिखा हुआ हमको नहीं पता, हम देखेंगे अभी, मेरे हिसाब से लॉजिक 1 से 90 90 नहीं होता है ना लाइन, पॉइंट होता है, 90 होता है लाइन, 90 एग्जैक्ट पोल पे आप कैसे लाइन खींचेंगे? 89 तक खींच सकते हैं, 90 कैसे खींच देंगे? 90 तो पॉइंट है, लिख लेते हैं, यही समझना है, रटना नहीं है चीजें। अब देखते हैं सही है कि नहीं, हो सकता है कुछ और लॉजिक हो उसमें। टोटल लैटिट्यूड लाइंस,
ऐसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वन 179 अगर पोल को जोड़ लेंगे ना तो 181 हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग पोल को नहीं जोड़ते हैं। एनसीईआरटी में है नहीं, एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया होगा। ऐसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फिर भी एक बार हम लोग देख लेंगे। इस तरह से चीजें नहीं पूछती हैं, पूछता है यूपीएससी, है ना, है ना, अलग अलग, कहीं पे कुछ दिया हुआ है, कहीं पे कुछ। एनसीईआरटी में 179 होगा, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लॉजिक देखिए ना, लॉजिक तो वही है ना, लॉजिक जो बता रहे हैं वही है, इसमें रटने का कुछ नहीं है। अब कोई बोल देगा तो ठीक है, उसको ले लो भाई, ये बोल तो पॉइंट है ना, तुमको लेना है ले लो, ले लोगे तो 181 हो जाएगा, नहीं लोगे तो 179 रहेगा, दो को घटा दो, है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कौन सा वो है। एनसीईआरटी में बोला है कि लाइंस नहीं ना बोल सकते, उसको जो पॉइंट है उसको हम लाइन से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं आएगा इस टाइप से। आपसे ये नहीं पूछेगा कितना लाइन से, या लिखने का जरूरत पड़ेगा आपको। वैसे एक्सक्लूडिंग पोल करके आप लिख सकते हैं, एक्सक्लूडिंग पोल 179 होगा। ऐसे ये सब इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बस ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो 179 आता है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है ये समझ गए आप, है ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं देखने लायक, और इसको पैरेलल्स भी बोला जाता है। अब इन लाइंस को कहते क्या है वो देखना है ना, इस लाइंस को कहते क्या है। जीरो डिग्री को तो आपको पता ही है, कुछ ही लाइंस है जिसका नाम दिया गया है, सभी लाइंस को नाम नहीं दिया गया है। जीरो डिग्री को तो आप जानते हैं इक्वेटर कहा जाता है ना, जो क्या करता है ग्लोब को टू हाफ में डिवाइड करता है। इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हाफ हाफ क्यों करेंगे, नहीं नहीं वो लाइन है नहीं, हर डिग्री पे लाइन है, वो तो माने हैं कि उसको हम ट्रॉपिक उस जगह कहीं तो होगा ना, जैसे 23 और 24 के बीच में होगा ना 23.5 डिग्री, 23 और 24 के बीच में ही होगा ना 23.5, उसको बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सन का एपरेंट मोशन वहीं तक होता है, वहां पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर लौटता है सन, यानी डे वहां पे लॉन्गर हो जाता है, नाइट शॉर्ट हो जाता है, वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे उसी दिन होता है, इसीलिए उसको माना गया है।
और उससे बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है सीजन का, उसके बाद रीजन ही चेंज हो जाता है ना। इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लाइंस वही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और वैसे तो फिर 66.5 डिग्री भी ले लें, है ना, वैसे नहीं लेना। फिर 66.5 डिग्री पे क्या है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और 90 पे पोल। ठीक है, इसी तरह इधर भी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से आपका लैटिट्यूड का डिवीजन है। अब यहाँ पे हर डिग्री को कन्वीनियंस के हिसाब से, कोई जरूरी नहीं कि कोई भी प्लेस उसी डिग्री पे आए, हो सकता है 2 डिग्री के बीच में आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, इसीलिए हर डिग्री को मिनट्स में डिवाइड किया हुआ है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट, है ना। तो हर डिग्री इज सब each degree is divided into 60 minutes and each minute is divided into 60 seconds. तो डिग्री, मिनट और सेकेंड, है ना। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड किया गया है, हर डिग्री को 60 में डिवाइड किया गया है, हर सब डिवीजन को क्या माना गया है, मिनट। ठीक है, उसी तरह हर मिनट को सब डिवाइड किया गया है लाइंस में, सेकंड में, है ना, और 60 सेकंड में, हर मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड किया गया है। अब जैसे इंडिया का है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री लाइन पे तो लेना है, उसके बाद भी सिर्फ 8 डिग्री पे एग्जैक्ट नहीं है, वो 4 डिग्री ऊपर है, 4 मिनट ऊपर है ना। अगला डिग्री में 60 मिनट का डिफरेंस होगा, लेकिन वो 4 मिनट ऊपर है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ऐसे करके, ताकि क्योंकि एग्जैक्ट हमको पोजीशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए जहां पे वो प्लेस्ड है उसका, ताकि उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर सके। ठीक है, ये सब समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि देखिए अर्थ जो है ऐसा गोल नहीं है, अर्थ जैसा हम लोग समझ रहे हैं ना स्फीयर फुटबॉल, ऐसा है नहीं। अर्थ का शेप होता है जियोइड शेप। अर्थ का शेप कैसा है, बताए थे हम, अर्थ पढ़ा रहे थे, जियोइड शेप का है ना। इसका मतलब, जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक, वो स्पेशल शेप ही है ना। उसमें क्या होता है, फ्लैटेन एट द टॉप, फ्लैटेन एट द टॉप एंड बल्की एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे खुला हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है ना, और टॉप पे फ्लैट है, और जिसके कारण जो पोल पे जो लैटिट्यूड का लाइन है उसका डिस्टेंस अलग होता है इन कंपैरिजन टू जो इक्वेटर पे जो लाइन है। इक्वेटर पे जो लाइन है ना, उसके अपेक्षा पोल पे जो लाइन है उसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, नहीं समझे, जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर पे 1 डिग्री के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। इक्वेटर के पास 1 डिग्री के बीच कुछ डिस्टेंस होगा ना, लेकिन जो पोल पे वो पोल पे जो 1 डिग्री के बीच का जो डिफरेंस है दोनों सेम नहीं है। इक्वेटर पे 1 डिग्री के बीच जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस, और पोल के पास 1 डिग्री का जो लीनियर डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग है, ये बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। लेंथ में, जैसे इक्वेटर के पास 1 डिग्री का जो लेंथ है मान लीजिए 5 किलोमीटर है, मान लीजिए 1 डिग्री में जो डिफरेंस है ना, तो इक्वेटर से 1 डिग्री जब जाएंगे तो कितना डिस्टेंस होगा, मान लीजिए 5 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन जब हम पोल के पास पहुंचेंगे
तो वो डिस्टेंस अलग है, 5 किलोमीटर नहीं है 1 डिग्री के बीच में, सेम ही होना चाहिए ना। लेकिन पोल के पास अलग हो जाता है, क्यों? कि पोल फ्लैटन है ना, तो वो जो डिग्री का जो 1 डिग्री के बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए वो अलग हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे इक्वेटर पे 68.704 माइल्स है, ठीक है। 68, जैसे 1 डिग्री, जैसे 1 डिग्री कोई कवर किया है, 1 डिग्री है ना, डिस्टेंस कैसे मानते हैं? 1 डिग्री के बीच का डिफरेंस, 1 डिग्री कोई कवर किया यानी दूसरा डिस्टेंस कवर किया, तो इक्वेटर पे 1 डिग्री का मतलब है, इक्वेटर पे 1 डिग्री का मतलब है 68.704 माइल्स, 68.704 माइल्स, मतलब दो देश 1 डिग्री के, दो देशों के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो डिस्टेंस कितना होगा? लीनियर डिस्टेंस, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो लीनियर डिस्टेंस आएगा, क्योंकि ये जो डिग्री है ये तो एंगुलर डिस्टेंस है ना, लीनियर डिस्टेंस जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 डिग्री बराबर 68.704 माइल्स इक्वेटर के पास। पोल के पास वो बढ़ जाता है, पोल के पास चूंकि फ्लैटेन है तो लाइन सीधा हो जाता है, जैसे देखिए लाइन ऐसे स्लैंट था और ये भी लाइन स्लैंट था, तो दोनों के डिस्टेंस में तो ठीक था। अब वहां पे पोल पे क्या हुआ, ये तो स्लैंट ही रहा, ये लाइन ऐसे फ्लैट हो गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं? लाइन फ्लैट हो गया। पहले देखे थे दो लाइन है, 1 डिग्री भी डिस्टेंस ठीक है, लेकिन पोल पे जाते जाते क्या हुआ, नीचे वाला लाइन और ऊपर वाले लाइन में क्या हुआ, ये बढ़ गया कि नहीं? ये वाला बढ़ा, ये फ्लैट हो गया, तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा कि नहीं इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये लाइन ऊपर ऐसे फ्लैट हो गया, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो पोल के पास 1 डिग्री का मतलब होता है 69, एग्जैक्ट कितना है? 69.054 माइल्स, क्योंकि फ्लैटन है, पोल कर्व नहीं है, फ्लैटन है। समझ में आ रहा है? ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे इंडिया और लंदन के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है? वो तो लॉन्गिट्यूड का है। जैसे इक्वेटर और इंडिया के बीच में कितना डिग्री है डिफरेंस, मतलब इंडिया के साथ जो साउदर्न पार्ट है, 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। अब डिस्टेंस देखेंगे कि इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है इंडिया का, तो माइल में कन्वर्ट कर देंगे उसको, 1 डिग्री है इतना, तो 8 डिग्री कितना? समझ में आ रहा है अपराजिता? ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं, फिर कल करते हैं लॉन्गिट्यूड। 4:30 बजे स्टार्ट करते हैं, 4:30 बजे आप नहीं आ सकते हैं? तो सब आ जाते हैं ना, 4:30 बजे स्टार्ट करें, 6:30, 4:30 से 6:30 तक, 6 बजे तक। अब इनको जाना भी होगा, क्लास नहीं जा रहे हैं क्या आजकल? नहीं जा रहे हैं तो लंबा भी कर सकते हैं हम लोग 6:30 तक, बोल ही नहीं रहे बोलते हैं 6 बजे भाग जाते हैं, क्लास में जाके बैठ क्या। अच्छा बात करते हैं, अगर वैसा कुछ होगा तो आगे तक भी पढ़ लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जितना जल्दी सिलेबस वो करेंगे। ओके, कल करते हैं 4:30।